आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए सेट 5 को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बताइए लोग कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, अर्थात भारत का पहला सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना या देश में पहला उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर होगा कि 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना स्थापित किया गया था, या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि देश में पहला उर्वरक कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में पैरी एंड कंपनी द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1944 में कर्नाटक के बेलुगुला में स्थापित किया गया मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, जो कि अमोनिया का उर्वरक था, अमोनिया उर्वरक बनाता था। और आगे चलकर जो है अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाय में 1947 में बनाया गया। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अलवाय कहाँ है, तो केरल में, और अमोनियम सल्फेट का है। उसके बाद भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना सन 1951 में सिंदरी में की गई, जो सिंदरी झारखंड में है, और यही जो है एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। उर्वरक के बारे में अगर देखा जाए तो बिहार में जो बरौनी है, तो बरौनी में भी उर्वरक बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है, अर्थात आइसोटोप्स किसे कहा जाता है। देखिए, समस्थानिक जो होता है वो जब भी होगा तो तत्व का होगा, और उस तत्व के जो परमाणु होंगे उसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, अर्थात उस तत्व का अगर परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है तो ऐसे तत्व समस्थानिक कहलाएंगे। और जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न हो उसे हम लोग समभारिक कहते हैं, अर्थात उस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होगी लेकिन उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उसे ही हम लोग समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। और यह तत्व का ही गुण है। अगर सबसे शुद्ध पदार्थ के बारे में पूछा जाए कि सबसे शुद्ध पदार्थ क्या है, तो वह तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कि गुरु अंगदेव, जो सिखों के दूसरे गुरु थे, उनके द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई। अगर सिख धर्म से संबंधित बात करें तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह वही गुरु गोविंद सिंह है जिनका जन्म पटना में हुआ था, पटना साहिब, और इन्हीं के जन्म उत्सव के रूप में बिहार सरकार द्वारा प्रकाश उत्सव पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु की बात करें तो यही गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। ठीक है, और सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की, जो सिखों की धार्मिक पुस्तक है, और स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने करवाया। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो का सहायता किया था उत्तराधिकार के युद्ध में, तो इसी कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़वा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। इसका सही उत्तर होगा कि कम से कम 4 राज्यों में। राजनीतिक दल की मान्यता कैसे दी जाती है कि सबसे पहली बात है कि राजनीतिक दल की मान्यता देना ये कार्य चुनाव आयोग का है, और आप जानते हैं कि 324 से लेकर अनुच्छेद जो 329 है, इसमें चुनाव आयोग के कार्यों, योग्यता और इसी से संबंधित चर्चाएं हैं कि चुनाव आयोग क्या क्या कर सकता है। तो किसी भी दल को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देना है तो कम से कम 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा चुनाव में या राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत उसे प्राप्त हो, और कम से कम उसने 4 सीटें लोकसभा में जीती हो। उस दल को सभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो, और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में जीते गए हों, और उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त हो। इसे आप लोग पुनः ध्यान से सुनेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। क्लियर है, और साथ ही लोकसभा चुनाव या
4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है, और ये दर्जा जो है चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, तो सतरिया जो है, सत्तारी सिलसिला इसको कहा जा सकता है, सतरिया, तो ये असम का जो है शास्त्रीय नृत्य शैली है। मैं आपको बता दूं कि वैष्णव संत शंकर देव जो 15वीं शताब्दी में असम में सक्रिय थे, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बंगाल में सक्रिय थे और चैतन्य महाप्रभु द्वारा ही संकीर्तन यानी कि कीर्तन जो बजाया जाता है भगवान श्री कृष्ण के आराधना में, तो इसकी शुरुआत चैतन्य महाप्रभु द्वारा बंगाल में की गई। लेकिन उसी समय जो है 15वीं सदी में शंकर देव जो थे वैष्णव संत के को आगे बढ़ाने वाले, तो ये असम में सक्रिय थे। ठीक है, तो ये जो सतरिया जो शास्त्रीय नृत्य शैली है ये असम में ही प्रभावित है, और इधर उत्तर भारत में सूरदास कबीर वगैरह ये लोग थे। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि जल शोधन का वह कौन सा तरीका है जिसमें सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जाता। ऑप्शन है उबालना, निस्यंदन करना, क्लोरीनीकरण करना, पराबैंगनी विकिरण। माने ऐसा यह प्रक्रिया जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया है जल को साफ करने की, वह प्रक्रिया निस्यंदन है जिसमें बैक्टीरिया को नष्ट नहीं करता है। अर्थात ये जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी मेम्ब्रेन जो फिल्टर है या कार्बन नैनो ट्यूब्स के द्वारा जल को छान लिया जाता है और इसमें सूक्ष्म जीव मरते नहीं हैं बल्कि उन्हें जल से अलग कर दिया जाता है। और यही प्रक्रिया होती है आरओ वाटर में। जबकि क्लोरीनीकरण है तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा, जल शुद्ध हो जाएगा। उबालिएगा तो भी बैक्टीरिया मर जाएगा। पराबैंगनिक रेडिएशन का प्रयोग कीजिएगा तो भी बैक्टीरिया मर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा कि हवा में परागण को क्या कहा जाता है। हवा के द्वारा जो परागण होते हैं उसे एयरोफिली कहा जाता है, अर्थात वायु परागण। आप जानते हैं कि परागण की जो प्रक्रिया है वह 2 कारकों से संभव होती है। एक का नाम है जीवीय और दूसरा का नाम है अजीवीय। अजीवीय अभिकर्मक में वायु परागण आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं लोग कि हवा के माध्यम से परागण होगा। क्लियर है। और कीटों के द्वारा किए गए परागण को हम लोग एंटेमोफिली कहते हैं, जिसमें कीट जो है एक पौधे के फूल से दूसरे फूल में चले जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं। ये जो है बताना आपको यह है कि पौधे जो है मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को जब अवशोषित करते हैं तब वह नाइट्रेट को किस में बदल देते हैं, प्रोटीन में। आपको मैं बता दूं कि जो भी लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, मटर वगैरह, ये क्या करते हैं कि वातावरण से जो है नाइट्रेट को, वातावरण से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और उसे आगे चलकर वे प्रोटीन में बदल देंगे। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है कि जहां नाइट्रोजन होगा वहां प्रोटीन जरूर होगा, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन नाइट्रोजन का अनिवार्य अंग है। तो इसका मतलब है कि वहां नाइट्रोजन है तो प्रोटीन जरूर होगा। इसके अलावा ये जो पौधे होते हैं जैसे ड्रोसेला, नेफ्रेंथिस, ये जो पीचर प्लांट है, कीटभक्षी पौधे, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पूर्वोत्तर हिमालय हो गया। तो इन क्षेत्रों में ये लोग कीटों को क्या करते हैं, मार डालते हैं और पचा लेते हैं। तो ये कीटभक्षी पौधे जो ड्रोसेरा, डायनिया या पीचर प्लांट है, ये कीटभक्षी पौधे को नाइट्रोजन के पाचन के लिए ही मार डालते हैं। और ये किस लिए नाइट्रोजन का यूज करेंगे, क्योंकि इनको प्रोटीन चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि तरल पदार्थों का विशिष्ट गुरुत्व या घनत्व को कौन मापता है, ग्रेविमीटर, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो जान जाइए कि द्रव्य या जल के घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व की मापन जो है हाइड्रोमीटर से होती है। हाइड्रो DRO है, और यही अगर हाइग्रोमीटर कहा जाए, ग्रो, तो उससे हो जाएगा आर्द्रता का मापन। ठीक है। कुछ बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं और ये किस राज्य में पड़ते हैं, जैसे कि बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में, और वहीं पर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्लियर है। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है, और यहीं पर जो है नंदन कानन भी राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में, और उड़ीसा में ही सफेद बाघ पाए जाते हैं। जबकि बंगाल टाइगर जो है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पेरियार जो है, पेरियार बाघ आरक्षित क्षेत्र, यह केरल में है। क्लियर है।
और इसी पेरियार नदी पर जो है इदुक्की परियोजना है जो कनाडा के सहयोग से बनी है। इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र दिवस अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है। और प्रत्येक वर्ष सन 1948 से 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ओजोन परत जो है यह कहाँ पाई जाती है? किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, कि समताप मंडल में, कि आयन मंडल में? कहा? तो ओजोन परत जो है वह स्ट्राटोस्फियर या समताप मंडल में पाई जाती है। क्लियर है। और ओजोन परत मापने की इकाई जो है डॉप्सन की इकाई है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आप जानते हैं कि जो क्लोरीन गैस होती है वही जो है ऊपर जाकर ओजोन के अणुओं को तोड़ देती है। 3 ऑक्सीजन के मिलने से एक ओजोन बनता है O3 और उसी को तोड़ता है क्लोरीन। या रेफ्रिजरेटर वगैरह में जो फ्रियान जो प्रशीतक गैस है ठंडा करने वाला, ये भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। और ओजोन परत में हुए छेद को आप अंटार्कटिका में देख सकते हैं, ध्रुवों पर। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की जाती है। और वित्त आयोग का कार्य है कि जो भी सेंट्रल सरकार जो टैक्स वसूलता है उसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच उसको बंटवारा करना है। ठीक है, यानी कि पैसा का लेन देन। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह वही वह स्वतंत्र श्रमिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। यही वह भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना सन 1924 में की थी। और सन 1928 में बहिष्कृत हितकारिणी नामक पेपर भी इन्होंने निकाला था। क्लियर है। यही वो भीमराव अंबेडकर हैं जिनको भारत के संविधान का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हरिजनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन्होंने भाग लिया था। जो राउंड टेबल हुआ था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी भाग लिए थे। क्लियर है। और 1932 में जो है पूना पैक्ट हुआ, हरिजनों को सामान्य सीटों में आरक्षण दिया गया। और ये पूना पैक्ट हुआ गांधी जी एवं बी आर अम्बेडकर के बीच, जो पुणे के यरवदा जेल में हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, कोई वस्तु जो है उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो रुपया पैसा है इसके मूल्य में गिरावट हो रहा है, तभी ना मूल्य वृद्धि होगा। तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, वही क्या है? कीमत में वृद्धि है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि निम्मो बागजो नामक बांध जो है यह कहाँ है? निम्मो बागजो बांध जो है यह लद्दाख में पड़ता है और यह सिंधु नदी पर बनाया गया है और इसे बिजली पैदा की जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन जो है वो 1904 में आरंभ हुआ था और ये लॉर्ड कर्जन के समय इसको स्थापित किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? वार्षिक आय तो दादा भाई नौरोजी थे और यही वो दादा भाई नौरोजी हैं जिसके द्वारा 20 रुपया प्रति व्यक्ति भारतीय आय को निर्धारित किया गया था। दादा भाई नौरोजी को ही भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ कहा जाता है, अर्थात भारत के सबसे वयोवृद्ध पुरुष और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सीट जीतने वाले यानी कि सांसद बनने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे, जो लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फरवरी से 1892 में चुनाव जीते थे। दादा भाई नौरोजी जो पारसी धर्म के थे और रफ्त गुफ्तार यानी कि सच को बोलने वाला जैसे अखबार इनके द्वारा निकाला गया। साथ ही पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जैसे पुस्तकों को इन्होंने लिखा गया और स्केप ऑफ वेल्थ यानी कि धन के निष्कासन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। नेक्स्ट बताइएगा कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी अर्थात सरहदी गांधी या बादशाह गांधी भी आप कह सकते हैं। तो ये वो व्यक्ति थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान।
जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलनों में काफी चढ़ बढ़ के भाग लिए थे और देश को आजाद कराने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके द्वारा एक प्रकार की संगठन का स्थापना किया गया जिसका नाम था लाल कुर्ती संगठन, अर्थात ये लाल रंग के वस्त्र को धारण करते थे और ये बलूचिस्तान में सक्रिय थे। इनके द्वारा आजादी में तो बहुत अच्छी भूमिका निभाई गई, लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान सरकार द्वारा इनको जेल में डाल दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष जो है 1988 से इसको मनाया जा रहा है। क्लियर है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और साथ ही 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। क्लियर है। और वहीं इंटरपोल जो विश्व का पुलिस संगठन है उसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। क्लियर है। तो विश्व मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय लंदन में। ठीक है। गौतम बुद्ध के द्वारा जो भाषण दिया गया लोगों में उसकी भाषा क्या थी, यानी कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो जनसाधारण की भाषा पाली में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। यही वो महात्मा बुद्ध हैं जिनको गया के फल्गु यानी कि निरंजना नदी के किनारे जब इन्होंने तपस्या किया पीपल के पेड़ के नीचे, तो बुद्ध जो है, पहले इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो ये बुद्ध और वहीं से ये महात्मा बन गए। महात्मा बुद्ध काफी मतलब इन्होंने अपने धर्म का उपदेश दिया और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। इसी कारण जो है इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्लियर है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत जो है 483 ईसा पूर्व में 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई। 383, 483, 251 और ईसा की प्रथम शताब्दी में। ठीक है। और प्रथम जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह के सतपर्णी गुफा में की गई और जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और सबसे अंतिम जो चौथी बौद्ध संगीति थी यह कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में की गई ईसा की प्रथम शताब्दी में, और इसके अध्यक्ष जो थे वे वसुमित्र थे। और यहीं से बौद्ध धर्म महायान और हीनयान 2 शाखाओं में बढ़ जाता है और उत्तर भारत जो है सो महायान शाखा कहलाता है और दक्षिण भारत हीनयान शाखा कहलाता है। यही वो कनिष्क जो है जिन्होंने शक संवत 78 ईस्वी में चलाया और कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी जो पाकिस्तान में है और द्वितीय राजधानी मथुरा थी कनिष्क का। क्लियर है। और यही वो कनिष्क है जिसने महान सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग को चालू करवाया। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पंप सेट यानी कि ट्यूबवेल के द्वारा इरिगेशन यानी कि सिंचाई होता है। तो वह राज्य उत्तर प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पंप सेट यानी कि ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 75% सिंचाई जो है ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। क्लियर है। और अगर उत्तर प्रदेश में शुद्ध इरिगेशन एरिया देखा जाए तो ये 143.3 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट बताइएगा कि विश्व इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी, यानी कि पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। तो आपको पता ही होगा कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर एवं 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर लिटिल मैन एंड फैट मैन जैसे परमाणु बम का गिराया गया था, जिससे बहुत ज्यादा जानमाल की हानि हुई थी और यहीं से जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंट्रोल कर लिया गया था। और आज वर्तमान समय में है कि जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया, उसको पंगु बनाया गया और आज चाइना से जापान को सैनिक संरक्षण अमेरिका ही दे रहा है, यानी कि पैसे के बदले सैन्य सहायता कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि कीट वंश से होने वाली खुजली अर्थात कीटों के द्वारा होने वाली खुजली किसके कारण होती है। जैसे मान लीजिए चींटी आपको काट दिया, तो चींटी आपको काट दिया तो खुजली होगा। तो चींटी कौन सा एसिड छोड़ती है जिसके कारण खुजली होती है, तो उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। लाल चींटियों द्वारा फॉर्मिक एसिड छोड़ा जाता है काटने पर, जिसके कारण शरीर में खुजली होनी शुरू होती है। क्लियर है। बिच्छू या नेटल यानी कि इसके द्वारा जो है मेथनोइक एसिड छोड़ी जाती है जिसके कारण खुजली होता है। सांप जो काटता है तो सांपों की जो विष ग्रंथियां होती है पॉइजन वाली ग्रंथि, वह स्तनधारियों यानी कि मनुष्यों की तेल या फैट यानी कि वसा ग्रंथियों के समान होती है। क्लियर है। नेक्स्ट पर बताइएगा कि लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल वो किस राज्य में स्थित था। तो लोथल गुजरात में था और ये एक प्रकार का गोदीबाड़ा था।
अर्थात डॉकयार्ड या इसको सी पोर्ट बंदरगाह भी आप कह सकते हैं। और भोगवा नदी के किनारे लोथल था। रोपड़, रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है, क्लियर है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो है सो हरियाणा में है और ये घग्गर नदी के किनारे है। और कालीबंगा राजस्थान में है, क्योंकि यहाँ से काली चूड़ियां पाई गई थी। नेक्स्ट बताइएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की राष्ट्रपति बनी है, तो व्यक्तिगत रूप से इनका नंबर क्या है? मैंने व्यक्तिगत रूप से पूछा है, राष्ट्रपति पद का नहीं। तो व्यक्तिगत रूप से जो है द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। अगर वहीं पूछा जाए पद के अनुसार तो वे 16वीं राष्ट्रपति हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंग यमोने नेताओं ने मिलकर की थी। इसमें यही था कि स्त्री को शिक्षा दिया जाए, लड़के लड़कियों की जो उम्र है उसकी आयु में वृद्धि किया जाए और विधवा पुनर्विवाह का भी इन लोगों के द्वारा समर्थन किया गया। लेकिन प्रार्थना समाज के द्वारा अनटचेबिलिटी अर्थात अस्पृश्यता का उन्मूलन का मांग नहीं था। क्लियर है। छुआछूत वाला पर इन्होंने छुआछूत को दूर करने के लिए इन्होंने मांग नहीं की। क्लियर है। सत्य शोधक समाज जो था जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, उसने जो है छुआछूत पर विवाद उठाया। ब्राह्मणवाद मनुवाद पर उनके द्वारा कटाक्ष किया गया और ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है गुलामगिरी जैसे पुस्तकों की रचना की गई। क्लियर है। ज्योतिबा फुले को ही महात्मा गांधी ने रियल महात्मा की उपाधि दी थी, यानी कि वास्तविक महात्मा महात्मा गांधी ने ज्योतिबा फुले को ही कहा। ज्योतिबा फुले से बी आर अम्बेडकर इतने ज्यादा प्रभावित थे कि भीमराव अम्बेडकर ने यहां तक कह डाला कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। क्लियर है। नांगल कहाँ है? नांगल एक जल विद्युत नांगल जो है वो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड उर्वरक संयंत्र जो है पंजाब में है। ठीक है। और सतलज नदी पर बनी भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना भी वही नांगल में है। क्लियर है। वहीं पर जो है भारी जल का कारखाना भी है, D2O। यही वो D2O है जिसका अणुभार 20 होता है और साथ ही 5000 जल के भागों में एक भाग जो होता है वो D2O होता है, जिसे भारी जल कहते हैं। और ये एटॉमिक पाइल में मॉडरेटर के साथ साथ कूलेंट यानी कि शीतलन में भी काम आता है। D2O की खोज यूरियम बासवर ने की थी। और D2O कहिए, भारी जल कहिए या गुरु जल कहिए या हेवी वाटर कहिए, सब एक ही नाम है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वहीं 76 के अंतर्गत अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, जिसे अटॉर्नी जनरल अर्थात भारत सरकार का कानूनी अधिकारी कहा जाता है। क्लियर है।